Assalamu alaikum, respected professors of Higher Education Department. I am Abdul Hamid, Director IT from DPE Colleges, Punjab, Lahore. Respected all, हमें चूंकि इस वक्त रिडंडेंट ये रिक्वेस्ट भी आ रही हैं, मेल्स भी आ रही हैं, कॉल्स भी आ रही हैं कि हमें PERs के बारे में गाइड किया जाए कि हम अपनी PERs को किस तरीके से फाइल करें, इसे फिल कैसे करें, हमारी अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और हमें ये पूरा प्रोसेस कब तक कंप्लीट करना है, क्योंकि ये देखा जाता है कि महीनों गुजर जाते हैं और PERs जिन्हें पहले ACRs कहा जाता था, अब ये परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं, उनको किस तरीके से फिल करके और महीनों तक जो है वो दराजों में रख दिया जाता है। ये PERs कई कई महीनों तक पेंडिंग रहती हैं और इनकी जो इनिशिएटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो इनकी साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि रिपोर्ट जो है वो लिखी कब जानी चाहिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारी साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं, इनिशिएटिंग अथॉरिटीज़ हैं, फाइनल अथॉरिटीज़ हैं, वो किस तरीके से और कब कब क्या क्या चीज़ इस PER के अंदर फिल करके आपको रिटर्न करेंगी। देन मिनिमम पीरियड क्या होगा इस रिपोर्ट्स को लिखने का। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर आपकी PERs किस तरीके से लिखी जाती हैं, जो डेपुटेशन पर लोग होते हैं उनकी PERs को कैसे लिखा जाता है। ये तमाम चीज़ें हम इसी एक छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अपने पास सेव भी कर लीजिएगा ताकि जब आप PERs को लिखने लगें, फिल करने लगें, तो आप उसे प्रॉपरली देख सकें। सो हम सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं कि ये रिपोर्ट कब लिखी जानी चाहिए। हमारे रूल्स के मुताबिक ये रिपोर्ट्स फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इन ईच कैलेंडर ईयर इनिशिएट हो जानी चाहिए। इसकी जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है उसके लिए प्रॉपर एक चार्ट इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। जैसे हम लोग जब कॉलेजेस में डिप्यूटेड होते हैं तो कॉलेजेस में हमारी इनिशिएटिंग अथॉरिटी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। जब हम डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में होते हैं, जब हम डायरेक्टर ऑफिस में होते हैं, DPE ऑफिस में होते हैं, तो हमारी जो इमीडिएट अथॉरिटी होती है वही हमारी इनिशिएटिंग अथॉरिटी होती है और उसके मुताबिक ही फिर हमारी काउंटर साइनिंग अथॉरिटी डिसाइड की जाती है। सो फर्स्ट वीक में से हो जाना चाहिए, जो कि फर्स्ट वीक इस वक्त हमारा जनवरी का चल रहा है। सो आप भी इसके प्रिंट आउट लीजिए अपने प्रिंसिपल से। दे आर बाउंड टू प्रोवाइड यू द PERs और ये आपको 2 सेट या 3 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये एहतियातन एक से ज़्यादा सेट्स करवाए जाते हैं ताकि कॉलेज के पास भी रिकॉर्ड रहे, आपकी साइनिंग अथॉरिटी के पास भी रिकॉर्ड रहे। हायर अथॉरिटी जो है वो एक वीक के अंदर अंदर अपने रिमार्क्स रिकॉर्ड कराने की पाबंद होती हैं एज पर रूल्स। बट चूंकि बहुत ज़्यादा स्टाफ हो सकता है, जैसे अगर एक डायरेक्टर है उसने तमाम प्रिंसिपल्स का करना है और सैकड़ों में प्रिंसिपल्स हैं, तो फिर उसमें टाइम लग सकता है, उसने डिप्टी डायरेक्टर्स के भी करने। इसी तरह अगर DPE ऑफिस में आपकी ACRs आ रही हैं, डायरेक्टर्स की हैं, तो वो उसके अंदर भी अच्छा खासा टाइम लग सकता है। सो अगर ज़रूरी होता है तो फिर रिपोर्ट हम बाज़ दफ़ा सिर्फ इनिशिएटिंग अथॉरिटी से काउंटर साइनिंग को नहीं भेजते बल्कि थर्ड अथॉरिटी को भी भेजते हैं, बट इट डिपेंड्स। फाइनल अथॉरिटी भी एक वीक के अंदर अंदर ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड करके अपने जो भी कमेंट्स हैं साइन करके रिटर्न करने की पाबंद होती है, लेकिन ये चीज़ें टाइम के साथ साथ थोड़ी मॉडिफाई हो सकती हैं। सो आप ये ज़हन में रखिए कि जनवरी का जो महीना है, द मंथ ऑफ द जनवरी, ये 31 तक लास्ट डेडलाइंस होती हैं कि ये PERs जो हैं इन्हें इनिशिएट भी कर दिया जाए और काउंटर साइन भी कर दिया जाए। अगर कोई थर्ड अथॉरिटी है तो उससे भी इसको साइन करवा लिया जाए। सो ये तो हो गया कि हमने इन रिपोर्ट्स को लिखना कब है। अब आते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं फाइनल अथॉरिटी की भी और इनिशिएटिंग अथॉरिटी की भी। सो इनिशिएटिंग अथॉरिटी तो आपके इमीडिएट बॉस हो गए, उन्होंने आपसे ये लेनी है, आपने इसे फिल करके उन्हें जमा करवा देना है। कुछ पार्ट्स आपके लिखने से रिलेटेड होते हैं, पहला वाला जो इसका पोर्शन है वो आपने खुद फिल करना होता है और फिर उसके ऊपर कमेंट्स होते हैं पार्ट 2 में आपकी इनिशिएटिंग अथॉरिटी की तरफ से, जिन्हें फिर काउंटर साइन करता है आपका जो फाइनल या सेकेंडरी या सेकंड आपकी जो सिग्नेटरी है वो उसे फाइनलाइज करते हैं। सो फाइनल अथॉरिटी जो 1 साल की आपकी PERs हैं या ब्रोकन पीरियड की PERs हैं उन्हें साइन करके आपको वापस करेंगे, आपसे मुराद आपकी इनिशिएटिंग अथॉरिटी को। अच्छा, जो मिनिमम पीरियड है राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसकी प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हमारे टीचर्स को, जिसकी वजह से ये जो हमारी PERs हैं वो प्रॉपर नहीं लिखी जाती हैं और कल को जब हम कहीं प्रिंसिपलशिप के लिए, डिप्टी डायरेक्टरशिप के लिए, डायरेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी ये जो PERs हैं ये रिजेक्ट हो जाती हैं।
फॉर सम रीजन और द अदर। सो आप इस मिनिमम पीरियड को एक ही दफा अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप 3 मंथ्स तक अगर एक स्टेशन पर स्टे करते हैं, वो स्टेशन आपका कॉलेज है, वो स्टेशन आपका डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस है, डायरेक्टर ऑफिस है, डीपीआई ऑफिस है, एचईडी है, कोई डिप्यूटेड इदारा है जहां पर आपकी सर्विसेज को बोरो किया गया है, तो जहां पर भी आपका स्टे 3 मंथ्स से ज्यादा होगा, 90 डेज और प्लस होगा, तो फिर आपने अपनी पीईआरस लाजमी लिखवानी है, इनिशिएट करवानी है और काउंटर साइन भी करवानी। सो ये तो हो गया आपसे रिलेटेड कि जो जिस ऑफिसर की पीईआर लिखी जा रही है उसका टेन्योर मिनिमम 3 मंथ्स होना चाहिए। अगर 3 मंथ्स से कम है तो फिर एक सर्टिफिकेट फर्निश होगा, अगर 3 मंथ्स या उससे ज्यादा है तो फिर पीईआर लिखी जाएगी। अच्छा, अगर आपने इस ईयर के दौरान कोई छुट्टी अवेल की हुई है, किसी लीव पर रहे, तो कैजुअल लीव के अलावा आपकी कोई भी लीव का पीरियड इस पीईआर में काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज करें आप साल में सिर्फ एक दफा उम्रा या हज करने गए, आपने 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 4 हफ्ते की अर्न लीव ली हुई है, क्योंकि कैजुअल लीव के अलावा बाकी हर तरह की जो लीव्स हैं अर्न लीव्स होती हैं। सो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट एक्चुअली आपके परफॉर्मेंस को जज करने के लिए होती है, आपके परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो अगर आप किसी स्टेशन पर स्टे ही नहीं किया तो फिर आपकी परफॉर्मेंस को जज नहीं किया जा सकता। इस वजह से आप ये ज़हन में रख लीजिए कि आपका वो तमाम पीरियड जो आपने कैजुअल लीव के अलावा किसी भी तरह की लीव पर गुजारा हुआ है, वो आपका पीरियड पीईआर पे काउंट नहीं होगा। सो अगर आपने एक साल में 10 दफा भी 10-10 दिन की छुट्टी ली हुई है, सो आपकी पीईआर उन बाकी पीरियड्स के लिए लिखी जाएंगी जिसमें आप अपने कॉलेज या स्टेशन पर प्रेजेंट थे। सो अगर आप 2 दफा छुट्टी पर गए एक साल के दौरान, तो पहले पीरियड की फिर छुट्टी वाली नहीं होगी, फिर उसके बाद अगले पीरियड की फिर छुट्टी की नहीं होगी, फिर अगले पीरियड की एसीआर ड्यू होगी। यानी अगर आपने 2 दफा लीव ली हुई है अर्न लीव, तो आपकी 3 पीईआर जो है वो ड्यू होगी। तो बट वो रूल इस पर इंप्लीमेंट होगा कि आपका स्टे 3 मंथ्स या इससे ज्यादा हो। यानी अगर आप आफ्टर एवरी 2 मंथ्स अर्न लीव ले रहे हैं तो फिर आपकी पीईआरस नहीं होंगी, बल्कि आपके सर्टिफिकेट्स लिखे जाएंगे, और ये आपको लॉस होगा बाद में जब आप लोग कहीं अप्लाई करते हैं प्रिंसिपलशिप वगैरह के लिए। प्रमोशन में लॉस नहीं होगा क्योंकि उसमें आपकी पूरी की पूरी कंसिडर की जाएगी, लेकिन आपको ये लॉस हो जाएगा इनके मार्क्स के अंदर कि अगर आपका 3 मंथ से कम है, 3 मंथ से कम पीरियड है, तो फिर सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स नहीं मिलते एज पर पॉलिसी। जी, ये 2 चीजें तो क्लियर हो गई कि आप 3 मंथ्स या इससे ज्यादा का स्टे है तो फिर आपकी पीईआर होगी, और अगर आपका 3 मंथ से कम है तो सर्टिफिकेट होगा, और लीव का पीरियड इस पीईआर में नहीं मेंशन किया जाएगा। सर्विस रिकॉर्ड जब आप एचईएचआर पर एंटर करते हैं तो वहां पर भी आपने अगर अर्न लीव ली हुई है तो उससे पहले का सर्विस रिकॉर्ड अलग डालेंगे, उसके बाद का अलग डालेंगे। एक्चुअली आपका सर्विस रिकॉर्ड आपकी पीईआर या सर्टिफिकेट्स के साथ मैच करना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक और प्रॉब्लम कि आप तो पूरा साल स्टेशन पर रहे, लेकिन आपकी इनिशिएटिंग अथॉरिटी चेंज होती रही है, या आपकी जो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है वो चेंज होती रही है। इन दोनों सूरतों के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं हमारे इन पीईआर राइटिंग रूल्स के अंदर, 25 और 25A। इनको जरा ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ये अगर तो आप एक ही रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर आपने काम किया है तो फिर तो आपकी एक ही पीईआर पूरे साल की लिखी जाएगी, अगर आपने बीच में कोई लीव को अवेल नहीं किया। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज हुआ है तो हर रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए आपको अलग से एक पीईआर लिखनी पड़ेगी। ये रिपोर्टिंग ऑफिसर से मुराद आपका इनिशिएटिंग अथॉरिटी है। हम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं कि फर्ज करें आपके 4 प्रिंसिपल चेंज हुए और चारों का टेन्योर 3 मंथ्स रहा है। सो 3 मंथ्स पर आपकी पीईआर ड्यू होती है, तो आप क्या करेंगे, आप 4 पीईआर लिखेंगे, और ये 4 पीईआर जो हैं ये अलग अलग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी साइन करेंगे। आपकी 4 पीईआर इनिशिएटिंग अथॉरिटी की तरफ से होंगी, वो चारों प्रिंसिपल जिनके साथ आपने काम किया, आप उन चारों से अलग अलग साइन करवाएंगे, वो अपने अपने पीरियड के कमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, और काउंटर साइनिंग अथॉरिटी उन चारों को अलग अलग साइन करेगा। अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट भी हमारा निकलता है
कि अगर आपके काउंटर साइनिंग ऑफिसर चेंज हो जाए तो मतलब आपके प्रिंसिपल्स 3 चेंज हुए, 4-4 माह की आपने उनसे लिखवा ली। दूसरी तरफ आपका जो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है, जो डायरेक्टर कॉलेजेस है, एग्जाम्पल के तौर पे हम चल रहे हैं कि जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं वो भी 2 चेंज हो गए। अब यहां पर आपने ये देखना है कि इन दोनों में से पीरियड किसका ज्यादा रहा है। फर्ज करें कि एक डायरेक्टर का पीरियड फर्स्ट 4 मंथ था और एक डायरेक्टर का पीरियड नेक्स्ट 8 मंथ्स का था। तो अब आपकी जो पीईआर आपने जो 3 लिखवाई 4 मंथ्स ईच, इसमें जो पहले 4 मंथ्स की पीईआर इनिशिएट की आपके पहले प्रिंसिपल ने, उसे पहले वाले जो डायरेक्टर हैं जिनका टेन्योर 4 मंथ्स है वो ही काउंटर साइन करेंगे। इसको सेकंड काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, जिनका अगरचे टेन्योर ज्यादा है 8 मंथ्स का है, लेकिन वो पहले वाली 4 मंथ्स की एसीआर या पीईआर को काउंटर साइन नहीं करेंगे क्योंकि उस वक्त वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। तो जब वो मौजूद ही नहीं थे तो वो आपके परफॉर्मेंस को जज भी नहीं कर सकते। हाँ, वो आपके जो बाद वाले दोनों हैं, 2 प्रिंसिपल्स ने जो इनिशिएट की हैं, वो उन दोनों को जो आपके काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है यानी आपके जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं वो उसे कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपके डायरेक्टर कॉलेजेस पहले माह में कोई और थे और बाकी 11 महीनों में कोई और रहे, तो फिर चूंकि टेन्योर इनका ज्यादा है आपकी पीईआरस के मुताबिक, इनिशिएटिंग अथॉरिटीज के मुताबिक, तो फिर ये जो 11 मंथ्स वाले डायरेक्टर कॉलेजेस हैं ये ही आपकी तीनों पीईआरस को काउंटर साइन करेंगे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे समझ लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इनको आप लोगों ने किस तरीके से इनिशिएट करवाना है। सो जैसे आप इनिशिएट करवाएंगे वैसे ही आपने काउंटर साइन भी करवानी है। काउंटर साइन करवाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है उसकी होती है, लेकिन अगर वो ट्रांसफर हो चुके हैं तो फिर आप भी लेकर तो जाके उनको कम्युनिकेट करके इसको साइन करवा सकते हैं। वो आपको रोकेंगे नहीं, वो आपको कुछ कहेंगे नहीं। सो आपकी जो पीईआर से उन्हें काउंटर साइन कर देंगे। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम बने तो आप हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं, डीपीआई को, एचईडी में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कोई काउंटर साइनिंग ऑफिसर आपकी एसीआरस नहीं लिख रहा, पीईआरस को काउंटर साइन नहीं कर रहा। देन अब आ जाते हैं कि इसकी हमने फिलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये UF50 फॉर्म है जो ग्रेड 16 एंड अबव टीचर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ऑफिसर्स के लिए इस्तेमाल होता है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट / ऑफिस को आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना है और नीचे आपके कॉलेज का नाम या आपके ऑफिस का नाम आ जाएगा। नेम ऑफ सर्विस में अगेन एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारी सर्विस है, जर्नल कैडर है, और कॉलेजिएट ब्रांच आप लिखेंगे। मेन और विमेन सेक्शन में से जो इररेलेवेंट है उसे क्रॉस कर देंगे। अगर आप मेल हैं तो विमेन को क्रॉस कर देंगे और अगर आप फीमेल है तो मेन को क्रॉस कर देंगे। देन आपका जो पीरियड है ये आपने प्रॉपरली फिल करना है आपके स्टे के मुताबिक, जो आपका स्टे इस कॉलेज में रहा उसके मुताबिक। और अगर आपकी इनिशिएटिंग अथॉरिटीज चेंज होती रही हैं तो उसके मुताबिक आपकी फिर पीईआरस भी चेंज होंगी और एक से ज्यादा लिखी जाएंगी। रूल वही होगा कि 3 मंथ्स या उससे ज्यादा आपकी इनिशिएटिंग अथॉरिटी ने वहां पर स्टे किया हो आपके स्टेशन पर। इसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर समझ नहीं आती और एक ही ऑफिसर ने मुख्तलिफ एसीआरस के ऊपर मुख्तलिफ सालों में ये मुख्तलिफ लिखा होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे फिल करते हुए वो ये कि आप लाजमी हर पेज के ऊपर अपना CNIC जरूर लिखें, लाजमी लिखें, और CNIC के साथ ईयर मेंशन करें जिस ईयर के लिए आप इस ACR को या PER को फाइल कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। अगर आपका पीरियड डिफरेंट है तो आप इस पीरियड को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के जब हम लोग इनको ऑनलाइन लेकर जाएंगे इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, तो फिर हमें पता हो कि ये पेजेस अलग से नहीं है बल्कि आपकी ही PER का एक पार्ट है। देन हमारे पास इसके मुख्तलिफ कॉलम्स हैं जिनमें से पहले पार्ट 1 को फिल करना आपके लिए जरूरी होता है। देन हम पार्ट 5 पर आ जाते हैं। बीच में कुछ और भी एसीआरस के पार्ट हैं जो मैं भी डिस्कस करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी है कि ये क्वांटिफिकेशन के चार्ट में भी इस्तेमाल होता है। इसकी बेस पर आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं ट्रांसफर पॉलिसी में। जब आप प्रिंसिपल या डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर या डीपीआई ऑफिस में किसी सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो यही वाला चार्ट इस्तेमाल किया जाता है। प्रमोशन में भी यही चार्ट इस्तेमाल होता है। इसमें कैटेगरीज में वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री तो मौजूद ही हैं। आपने ये देखा होगा कि पॉलिसी में एक और भी
कैटेगरी हमारे पास मौजूद होती है जिसे आउटस्टैंडिंग कहा जाता है। ये आउटस्टैंडिंग कैटेगरी खुद से ऐड की जाती है आपकी इनिशिएटिंग अथॉरिटी की तरफ से। अगर आपके ऑफिसर्स, आपकी इनिशिएटिंग अथॉरिटी ये समझती है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसने रूटीन से हटके आपके डिपार्टमेंट के लिए, आपके सेंटर के लिए जहां पर आपका स्टे है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, तो फिर आउटस्टैंडिंग लिख के यहां पर साइन करेंगे। कुछ इनिशिएटिंग अथॉरिटीज ऑफिसर्स, काउंटर साइनिंग अथॉरिटी ऑफिसर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पर इनिशियल या साइन करने की बजाय टिक कर देते हैं, कैटेगरी को टिक कर देते हैं। टिक नहीं करना, बल्कि आपने इनिशिएट उनसे करवाते हुए इस पर इनिशियल्स करवाने या सिग्नेचर करवाने। इसी तरह वो आपकी इंटीग्रिटी को भी मेजर करेंगे। सो आउटस्टैंडिंग की कैटेगरी बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं होती। इसमें जो पार्ट 1 में आपका 7 पॉइंट होगा, वहां पर आपका फिर रिजल्ट भी ऐड किया जाता है। अभी हम जब देखते हैं इस पूरी पीईआर को तो फिर मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आउटस्टैंडिंग खुद से ऐड करेंगे आपकी इनिशिएटिंग अथॉरिटी, और जो आपकी काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है उसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे। सो ये दोनों कॉलम्स के अंदर सिग्नेचर होने जरूरी। इसका स्केड्यूल मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आप यहां पर भी देख लीजिएगा। अब हम जरा इस एसीआर को एक नजर देख लेते हैं सारे कॉलम्स के साथ। जी, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, नीचे मैंने आपको कॉलम्स बता दिए। कोर्सेज की डिटेल आपसे मांगी गई है। प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग भी अगर आपने की हुई है तो वो भी आप इसमें लिखिएगा। यहाँ पर उन कोर्सेज की इंपॉर्टेंस है हमारी पॉलिसीज के मुताबिक जो पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट से करवाए जाते हैं, जैसे पीएचईसी करवाता है, या जैसे हमारा कायद इंस्टीट्यूट है, या डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट कोर्सेज करवाया करता था। इनको ये जो आपकी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेज करवाने की, अगर उनके हों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो 3 डेज से ज्यादा के हों तो फिर उनके मार्क्स भी मिलते हैं। यहाँ पर आपने अपनी मेन ड्यूटीज लिख देनी है, जो आपको ड्यूटीज असाइन की गई थी, जो प्रिंसिपल ने आपको की थी। यहाँ पर स्पेसिफाई करना है आपने जो टारगेट्स आपको दिए गए थे। आमतौर पर इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसे फिल करना चाहिए कि आपके टारगेट क्या फिक्स किए गए थे और आपने उन्हें किस तरीके से अचीव किया। यहाँ पर जो आपके कमेंट्स आएंगे इनिशिएटिंग अथॉरिटी के, वो आपके इस पूरे चार्ट के अगेंस्ट आएंगे। यहीं पर एंड पर एक स्टैंप कर दी जाती है, बल्कि अब प्रिंट कर दिया जाता है आपका रिजल्ट क्या रहा किस क्लास में, और एक ओवरऑल कंबाइन करके भी रिजल्ट लिखा जाता है। इसमें क्लासेस का और आउटगोइंग क्लासेस का जो रिजल्ट है वो मेंशन किया जाता है। देन थोड़ी सी आपकी पेन पिक्चर भी है जो आपने खुद लिखनी है, और यहाँ पर आपके साइन होने। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू विल साइन बिफोर सबमिटिंग दिस PER टू योर इनिशिएटिंग अथॉरिटी। सो यहाँ पर आप साइन कर दीजिए। देन आपकी इनिशिएटिंग अथॉरिटी के कमेंट्स आ जाएंगे जो पैरावाइज सीरियल नंबर 6 तक जो पार्ट 1 के हैं, वहां पर फिर 7 से रिलेटेड, फिर बाकी तमाम चीजों से रिलेटेड यहाँ पे कमेंट्स लिखे जाएंगे। ये कमेंट्स लाजमी फिल करने चाहिए इनिशिएटिंग अथॉरिटी को। देन पार्ट 3 है, इसके अंदर आपकी ओवरऑल रेटिंग की जाएगी। यहाँ पर भी जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है वो जस्ट टिक कर देते हैं, उन्हें यहाँ पर इनिशियल करने चाहिए। इनमें से जिस कैटेगरी के साथ वो जाना चाहते हैं आपके बिहेवियर को लेकर, वो कैटेगरी यहाँ पे ए है तो वेरी गुड है, बी है तो सेटिस्फैक्ट्री, और सी है तो अनसेटिस्फैक्ट्री। देन पार्ट 4 है, यहाँ पे 1-2 लाइनों के अंदर आपकी पेन पिक्चर आपकी इनिशिएटिंग अथॉरिटी लिखेंगी, और अगर आपने कहीं पे काउंसलिंग के लिए आपको कभी रिकमेंड किया गया तो उसके कमेंट्स दिए जाएंगे। और फिर वो पार्ट आ गया जिसे हमने डिस्कस किया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर अपना नाम लिखेगा, यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, अपना डेजिग्नेशन लिखेगा। एक्चुअली यहाँ पे स्टैंप लगा दी जाती है नाम के प्रिंसिपल की, एंड दैट्स इट। उसके बाद पार्ट आ जाता है 6, जहाँ पे रिमार्क्स होते हैं काउंटर साइनिंग अथॉरिटी के। वो एग्री भी कर सकता है आपकी इनिशिएटिंग अथॉरिटी से, वो डिसएग्री भी कर सकता है, और यहाँ पे काउंटर साइनिंग अथॉरिटी की जो स्टैंप है वो आ जाएगी। अच्छा, अगर आप लोग डेपुटेशन पर हैं तो फिर जिस डिपार्टमेंट में आप डेपुटेशन पर गए हुए वो डिपार्टमेंट आपकी PER इनिशिएट करके आपकी काउंटर साइनिंग अथॉरिटी को भेजेगा। यहाँ एक चीज और देख लीजिएगा कि अगर आप किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में डेपुटेशन पर हैं तो आपकी PER नहीं लिखी जाएगी अगर आप किसी फॉरेन में है तो। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले गए डेपुटेशन पर तो तब भी आपकी जो इनिशिएटिंग नहीं की जाएगी, आपकी PER को इनिशिएट नहीं किया जाएगा। अगर आप प्राइवेट इदारे में चले गए या आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, हाँ, अगर इन इदारों में आप डेपुटेशन पर हैं और वो कोई एडवर्स रिमार्क्स देना चाहते हैं तो वो लाजमी कम्युनिकेट करेंगे हमारे इदारे को, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है जी, ये थी आपकी PER से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो जिसको देखकर आप फिल कीजिएगा अपनी PER ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो, और कोशिश करें कि इस
जनवरी के मंथ के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।